नमस्कार दोस्तों, मैं दीपा चौधरी एक बार फिर से आपका अपने प्लेटफॉर्म कॉम्पिटिटिव हिंदी क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम यहाँ पर दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के अंतर्गत जो हमारा पीजीटी का पेपर हुआ था 2021 में, हिंदी का ये पेपर था हमारा, जो कि 18 जुलाई 2021 का पेपर है। शिफ्ट 1 का मेल का ये पेपर है। इसके हम 150 क्वेश्चंस कंप्लीट कर चुके हैं। आज जो हम क्वेश्चंस करने वाले हैं वो क्वेश्चन हमारा 151 से स्टार्टिंग होगी। ठीक है, 151 से हमारी स्टार्टिंग होगी। यहाँ तक के क्वेश्चंस हमारे कल की क्लास में कंप्लीट हो चुके थे। तो आज की क्लास की स्टार्टिंग करने से पहले मैं उन विद्यार्थियों के लिए एक इन्फॉर्मेशन दे दूँ जो नए हैं चैनल पर हमारे। बेटा, हमने 2018 के जो एग्ज़ाम थे, 2018 वाले जो पेपर थे, ये सारे कंप्लीट कर लिए हैं। चाहे आपके टीजीटी हो या पीजीटी, हमने 6 सेट यहाँ पर टीजीटी के कंप्लीट किए हैं और 5 सेट हमने पीजीटी वाले कंप्लीट किए हैं। ठीक है, हमारा 2014 भी कंप्लीट हो चुका है। 2014 कंप्लीट हो चुका है। जो बच्चे रेगुलर क्लास ले रहे हैं उनको ये मालूम भी होगा कि हमारे ये कंप्लीट हो चुके हैं। और आज पीजीटी 2021 का हमारा लास्ट क्लास होगा। कल जो हमारी क्लास होगी वो टीजीटी पेपर को लेकर होगी। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। और शुरू करते हैं ये वाली जो क्लास, अगर कोई बच्चा लेना चाहे ना, ये वाली जो क्लासेस हैं, अगर कोई बच्चा इनको लेना चाहता है तो हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है DSSB TGT PGT प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के नाम से। आपको वहाँ सारी क्लासेस अवेलेबल होंगी, सीक्वेंस वाइज अवेलेबल होंगी। और एक पेपर करीब 1 ही घंटे में कंप्लीट हुआ है। ये वाला पेपर जो है हमारा, ये साइट पर नहीं था, इसलिए ये मुझे व्याख्या सहित कराना पड़ा है। यहाँ पर ये मुझे मिला था और इसीलिए ये 4 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है। ठीक है, आज का जो पार्ट होगा इसका वो 4 नंबर का होगा। इससे पहले इसके 3 पार्ट आ चुके हैं 50-50 क्वेश्चंस के। तो अगर किसी ने वे वाली क्लास नहीं देखी है तीनों पार्ट की, तो वे ज़रूर देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि हम यहाँ पर 151 क्वेश्चन से क्यों कर रहे हैं। ठीक है, बाकी आपकी जीके जीएस से रिलेटेड क्लास की प्लेलिस्ट भी बनी हुई है और साहित्य, आपका ग्रामर, आपका व्याकरण यानी कि उससे संबंधित प्लेलिस्ट भी है। अगर कोई बच्चा चाहे तो वहाँ जाकर भी अपनी क्लासेस ले सकता है। और मुझे बताइए, अगर आप किसी एक स्पेशल टॉपिक पर क्लास चाहते हैं तो मैं वो भी आपको प्रोवाइड करा दूँगी। बाकी आप मेरे से व्हाट्सएप चैनल पर भी जुड़ सकते हैं और टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। हमारा टेलीग्राम और व्हाट्सएप जो चैनल है वो कॉम्पिटिटिव हिंदी क्लासेस के नाम से ही है। हमारा आपको यही लोगो देखने को मिलेगा वहाँ पर, तो आप वहाँ भी मुझसे जुड़ सकते हैं। ठीक है, वहाँ आपको ये है कि ये जितने पेपर हुए हैं मैं इनकी PDF वगैरह आपको वहाँ पर प्रोवाइड करा दूँगी। और कुछ क्वेश्चंस व्हाट्सएप पर ऐसे होते हैं कि कोई इन्फॉर्मेशन है वो मैंने आपको दे दी व्हाट्सएप चैनल पर, या फिर आपके लिए कुछ क्वेश्चंस हुए वो वहाँ पर प्रोवाइड करा दिए, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं वो हुए। तो इस तरीके से अगर आप चाहें तो हमसे वहाँ पर जुड़ सकते हैं। तो चलिए करते हैं आज की क्लास को स्टार्ट। तो देखिए, हमारी जो आज की क्लास है वो यहाँ क्वेश्चन नंबर 151 से स्टार्ट होगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अपने क्वेश्चन 1 को। निम्न में से कौन सा विकल्प आलेख लेखन की विधा से संबंधित गलत विकल्प है? गलत विकल्प हमें यहाँ पर बताना है। और आलेख लेखन से जो संबंधित गलत विकल्प है वो हो जाता है असहज, क्लिष्ट और प्रभावी भाषा। ठीक है, बाकी आपका विश्लेषण जो शैली का प्रयोग ये होता है, आपका जिज्ञासाशील भी होता है, एक ही बात पुनः न लिखी जाए ये भी होता है। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। इसमें इसकी व्याख्या कुछ इतनी खास नहीं है, चाहे तो आप देख सकते हैं, वैसे इतना कुछ इसमें लिखा नहीं है। वही चीज़ें हैं जो ऊपर मैंने आपको बताई कि असहज, क्लिष्ट और प्रभावशील भाषा आलेख लेखन की विधि से संबंधित गलत विकल्प है, जबकि विश्लेषण शैली का प्रयोग, जिज्ञासाशील, एक ही बात पुनः न लिखी जाए यदि आलेख लेखन की विधा के लिए उपयुक्त विकल्प गलत है। उपयुक्त विकल्प कैसा होगा? यहाँ पर गलत होगा। क्वेश्चन देखिएगा 152। मधुमेह वसंत जीवन वन के इस पंक्ति में वसंत किसका प्रतीक है? यहाँ पर वसंत जो है वो किसका प्रतीक होगा? यौवन का प्रतीक है। ठीक है, और मधुमेह वसंत जीवन वन के ये जो पंक्तियाँ हैं ये जयशंकर प्रसाद जी की पंक्तियाँ हैं और कामायनी से ये ली गई है। कामायनी देखिएगा एक महाकाव्य है जिसमें 15 सर्ग हैं। क्वेश्चन देखिएगा नेक्स्ट 153। साहित्य लहरी के रचयिता कौन है? सूरदास जी हमारा राइट आंसर बनता है। और सूरदास जी के जो है 25 ग्रंथ बताए जाते हैं, बाकी इनके 3 ही ग्रंथ उपलब्ध हैं, ये भी ध्यान में रखिएगा। ये
सूरदास जी जो हैं ये जो साहित्य लहरी है आपकी, साहित्य लहरी के अंतर्गत सूरदास जी की वंश परंपरा का परिचय मिलता है। एक बार ये 18 में क्वेश्चन आया था कि सूरदास की वंश परंपरा का परिचय कौन से ग्रंथ में मिलता है, तो वो साहित्य लहरी हमारा राइट आंसर था। वहाँ पर आपने अगर क्वेश्चन किए होंगे तो आपको रिवाइज भी हो रहा होगा कि हाँ, यहाँ साहित्य लहरी से संबंधित क्वेश्चंस बने थे। ठीक है। सूर अकबर के दरबारी कवि और रामदास के पुत्र तथा चंद्र बरदाई जी के वंशज ब्रह्मभट्ट हैं। ठीक है। सूरदास के कुल 25 ग्रंथ बताए जाते हैं, जिसमें से 3 ही हमें उपलब्ध हुए हैं, जिनके नाम क्या क्या है, सूरसागर, साहित्य लहरी और सूरसरावली। सूरदास जी की मृत्यु जब हुई थी तो विठल नाथ ने क्या कहा था कि पुष्टि मार्ग का जहाज जात है, पुष्टि मार्ग को जहाज जात है, जाए कछु लेनो होए सो लेव, जाओ कछु लेनो होए तो सो लेव। ये किसने कहा था? विठल नाथ जी ने कहा था। ठीक है। विठल दास जो हमारे एक इनके पुत्र थे ना, वल्लभाचार्य जी, उन्होंने ये बात कही थी। तो चलिए आगे देखते हैं। आचार्य शुक्ल जी लिखते हैं कि सूर की बड़ी भारी विशेषता है नवीन प्रसंगों की उद्भावना, प्रसंगों उद्भावना करने वाली ऐसी प्रतिभा हम तुलसी में नहीं पाते। ये कथन किसका है? आचार्य शुक्ल जी का। इसको भी ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट कथन है आपका। क्वेश्चन 154 देखिएगा, निम्न में से कौन सा कवि तीसरे तार सप्तक का कवि नहीं है? तो आप यहाँ पर देख लीजिए कौन से कवि हैं। धर्मवीर भारती आपका यहाँ तीसरे तार सप्तक का कवि नहीं होगा, क्योंकि ये दूसरे तार सप्तक के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। और तीसरे तार सप्तक का जो प्रकाशन वर्ष है वो है हमारा 1959। ये मैं बता चुकी हूँ आपको, अगर किसी बच्चे को याद नहीं है। पहले जो तार सप्तक है, तार सप्तक का प्रकाशन होता है आपका 1943 में, 1943 में होता है। और आप इसमें 8 प्लस कर दीजिए, फिर 8 प्लस करिए और फिर आप 20 को प्लस करिए, तो आपका चारों तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष आ जाता है। ठीक है। जब आप इसमें 8 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1951 हो जाता है। फिर 8 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1959। तीसरे तार सप्तक का यही दिया है ना, देखिए। और चौथे तार सप्तक की बात करते हैं, इसमें 20 प्लस कर देंगे तो कितना बन जाएगा? 1979। ये चौथे तार सप्तक का टाइम पीरियड है। तो तीसरे तार सप्तक में जितने कवि आते हैं वो मैंने आपको कल भी बताए थे, आज फिर देख लीजिए, आपको लर्न भी हो जाएंगे। प्रयाग नारायण तिवारी, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, मदन वात्सायन और केदारनाथ सिंह, विजयदेव नारायण शाही, कीर्ति चौधरी और कुंवर सिंह। ठीक है। ये आपके जो है तीसरा तार सप्तक के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन 155, उर्वशी का काव्य रूप क्या है? उर्वशी का काव्य रूप अगर हम बात करते हैं क्या है, तो यहाँ महाकाव्य हो जाएगा। ये 1961 की रचना है और इसमें कुल 5 अंक हैं। इसे दिनकर ने स्वयं कामा अध्यात्म की कीर्ति कहा है। दिनकर जी ने इसको क्या कहा है? कामा अध्यात्म की कीर्ति कहा है। इसका जो नायक है पुरूरवा और नायिका उर्वशी है। इसके नायक का नाम पुरूरवा है, इसको ध्यान में रखेंगे। नायिका कौन है इसकी? उर्वशी है। यह एक कथा नाट्य, कथा नट और नटी के माध्यम से प्रस्तुत की गई है। ये कथा किसके माध्यम से? नट और नटी के माध्यम से प्रस्तुत की गई है, नट नटी के माध्यम से। इसमें भौतिक और आध्यात्मिक कथा को पौराणिक कथा के संदर्भ देकर प्रस्तुत किया गया है। दिनकर को उर्वशी के लिए सन 1972 में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया है। इसे गीति नाट्य भी माना जाता है। क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा बनेगा 156, ये रहा यहाँ पर। इनकी कुछ दिनकर जी की और कुछ कृतियाँ यहाँ दी गई हैं, तो आप इनको भी देख सकते हैं। दिनकर की प्रमुख कृतियाँ, जिसकी में आपका रेणुका आता है। अगर आपके पास नोट डाउन नहीं है ये तो आप कर सकते हैं। रेणुका का टाइम पीरियड 1935 है और हुंकार का जो टाइम पीरियड है वो 1939। रसवंती का टाइम पीरियड 1940 और रश्मि रथी का जो टाइम पीरियड है वो 1952। परशुराम की प्रतीक्षा 1963 राइट होगा। और यहाँ देखिएगा क्वेश्चन 156, ढाई आखर प्रेम को पढ़े सो पंडित होए। ये है पंक्तियाँ, पूछा जा रहा है किसकी है। ये जो पंक्तियाँ हैं कबीरदास जी की हैं। ढाई आखर प्रेम को पढ़े सो पंडित होए, कबीरदास जी की प्रमुख पंक्तियाँ हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि पुस्तकें पढ़कर ज्ञान हासिल किया जा सकता है, परंतु व्यक्ति सिर्फ पुस्तकें पढ़कर ईश्वर का साक्षात्कार नहीं कर सकता। ढाई अक्षर का एक शब्द है जिसका नाम है प्रेम। जो उसको पढ़ लिया, जिसने उसको पढ़ लिया, यानी परमात्मा से जिन्हें प्रेम हुआ, उसका दर्शन पा लिया, वही वास्तव में पंडित है। कबीरदास जी के अकॉर्डिंग
पंडित कौन है? जिसने ढाई अक्षर को पढ़ लिया, यानी जिसने परमात्मा को पा लिया, जिसने परमात्मा से प्रेम कर लिया, उसका दर्शन पा लिया, तो वही वास्तव में क्या है? वही पंडित है। महत्वपूर्ण प्रमुख इनकी जो पंक्तियां हैं उनको भी देखते हैं। माधो मैं ऐसा अपराधी तेरी भक्ति होत नहीं साधी, ये कबीरदास जी की पंक्ति है। दशरथ सुत्ति हो लोक बखाना, राम नाम का मरम न आना, ये भी कबीरदास जी की पंक्ति है। विधि कर चरित न जानो आनु, जो सिरजा सो जाहि न्यानु, ये कुतुबन की पंक्ति है। बाकी जेही के बोल बिरह के धायो, कहु के ही भूख कहाँ ते छाया, ये जायसी जी की पंक्तियां हैं, इनको ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन 157, निम्न में से साधारणीकरण का सिद्धांत किस आचार्य का है? साधारणीकरण के सिद्धांत की बात करते हैं तो राइट आंसर भट्टनायक बनता है। भट्टनायक ने सर्वप्रथम साधारणीकरण की अवधारणा प्रस्तुत की और इसीलिए इन्हें साधारणीकरण का प्रवर्तक माना जाता है। आचार्य ने साधारणीकरण को निम्न ढंग से प्रस्तुत किया है। भट्टनायक विभावादि का साधारणीकरण होता है। भट्टनायक क्या होता है? विभावादि का साधारणीकरण होता है। अभिनव गुप्त सहृदय का साधारणीकरण होता है। विश्वनाथ विभावादि का अपने पराय आश्रय या फिर सहृदय की भावना से मुक्त होना साधारणीकरण है। और रामचंद्र शुक्ल क्या बताते हैं? अवलंबनात्मक जो अवलंबन तत्व होता है वही धर्म का साधारणीकरण होता है। क्वेश्चन 158 देखिए, नंददास की किस कृति पर मुग्ध होकर उन्हें जड़िया की उपाधि दी गई? कौन सी कृति थी भाई? नंददास जी की रासपंचाध्यायी। ठीक है, राइट आंसर जो बनेगा यहाँ पर रासपंचाध्यायी बनेगा। इसकी व्याख्या को भी देखिएगा। रासपंचाध्यायी कृति पर मुग्ध होकर नंददास जी को जड़िया कवि की उपाधि दी गई थी। नंददास ब्रजभाषा के एक संत कवि थे। कैसे संत कवि थे? कौन सी भाषा के थे? ब्रजभाषा के थे। और ये अष्टछाप के 8 कवियों में प्रमुख थे। ये गोस्वामी विट्ठलनाथ जी के शिष्य थे। इनकी जो रचनाएं हैं इनको देख लीजिए। रस पंचाध्यायी, सिद्धांत पंचाध्यायी, अनेकार्थ मंजरी, रूप मंजरी, रस मंजरी, भंवर गीत, रुक्मणी मंगल, सुदामा चरित्र आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन 159, रीतिकाल के कौन से प्रसिद्ध कवि भारतेंदु के पिता थे? भारतेंदु के पिता की बात करते हैं तो गोपाल चंद्र गिरधरदास राइट आंसर बनेगा। रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि गोपाल चंद्र गिरधरदास जी भारतेंदु के पिता थे। भारतेंदु ने इनके संबंध में लिखा है कि जिन श्री गिरधरदास कवि रचे ग्रंथ चालीसा हिंदी साहित्य का प्रथम नाटक नहुस लिखने का श्रेय उन्हें प्राप्त है। ठीक है, और क्वेश्चन 160 देखिएगा। अष्टयाम किसकी रचना है? बात अष्टयाम की करते हैं तो ये नाभादास जी की रचना है। अष्टयाम भक्ति काल के कवियों में अगर बात करते हैं तो श्री स्वामी अग्रदास जी के शिष्य नाभादास जी की ये रचना है। अगर यहाँ देखिएगा आपसे 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। नाभादास के गुरु का नाम पूछ लिया जाए तो अग्रदास करेंगे। ठीक है, और इनकी प्रमुख कृतियाँ क्या है? भक्तमाल, अष्टयाम, राम भक्ति संबंधी स्फुटपद। भक्तमाल में लगभग 200 भक्तों का चरित्र गान है और अष्टयाम ब्रजभाषा गद और पद दोनों में पृथक पृथक उपलब्ध है। अष्टयाम जो है वो ब्रजभाषा में, गद और पद दोनों में ही पृथक पृथक यानी कि अलग अलग उपलब्ध है। आपको 160 क्वेश्चन देखिएगा। क्लास अगर आपको पसंद आ रही है तो इसको लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में इसको शेयर कीजिएगा। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनको क्लास समय पर नहीं मिल पाती या फिर वो किसी अच्छी क्लास की तलाश में होते हैं। आपको अच्छी लगी है, आप अपने दोस्तों को भी भेजिए। ठीक है, चैनल पर अगर आप नए हैं, पहली बार क्लास देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन 161 को देखिए। पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है? पद्मावत जो है वो अवधी भाषा में लिखा गया है। पद्मावत अवधी भाषा में लिखा गया है। सूफी काव्यधारा के अन्य ग्रंथों का विवरण है इसमें, और यहाँ कुछ रचनाएं हैं जिनके कवि, भाषा और उनसे संबंधित वर्ष, प्रकाशन वर्ष और छंद दिए गए हैं, तो इनको देखते हुए चलेंगे। चंदायन जो है ये 1379 की रचना है और मुल्ला दाऊद की ये रचना है। अवधी भाषा में लिखा गया है। इसमें दोहा चौपाई में इसको लिखा गया है। अनुराग बासुरी की बात करें तो ये 1764 की रचना है। नूर मोहम्मद जी की अवधी भाषा में लिखा गया है। बरवई और चौपाई छंद में इसको लिखा गया। मधुमालती की बात करते हैं तो 1545 की ये रचना है मंजन कवि की, और
अवधी भाषा में इसको लिखा गया है, दोहा चौपाई छंद में लिखा गया है। छिताई वार्ता की बात करें तो ये 1590 की रचना है, नारायण दास जी की रचना है और राजस्थानी ब्रज भाषा में इसको लिखा गया है दोहा चौपाई शैली में। क्वेश्चन 162, हल्दी घाटी नामक प्रबंध काव्य के रचयिता और कवि का नाम क्या है? हल्दी घाटी नामक जो प्रबंध काव्य है इसके रचयिता का नाम श्याम नारायण पांडे है। राइट आंसर बनेगा श्याम नारायण पांडे। हल्दी घाटी प्रबंध कवि काव्य के रचयिता श्याम नारायण पांडे हैं। इनकी प्रमुख जो रचनाएं हैं हल्दी घाटी, जोहर, तुमुल, रूपांतर, आरती, जयपराज्य, गोरावध, जय हनुमान और शिवाजी आदि हैं। क्वेश्चन 163 क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न विकल्पों में से प्रसाद जी के द्वारा रचित विरह काव्य कौन सा है? प्रसाद जी का जो विरह काव्य है वो आंसू है। जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचित विरह काव्य आंसू 1925 की रचना है और इसमें प्रसाद ने अतीत जीवन की स्मृतियों के माध्यम से दर्द भरी अभिव्यक्ति दी है। इन्हें हिंदी का मेघदूत भी कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? हिंदी का मेघदूत भी कहा जाता है। आगे चलते हैं, इसमें कुछ और भी आपको कहा गया है व्याख्या के अंतर्गत, तो वो भी आप देख लीजिए। जबकि चित्राधार में इनकी ब्रज भाषा में रचित जो कविताएं हैं वे संकलित हैं। लहर जिसका टाइम पीरियड 1933 है में आंसू की अपूर्ण वेदना पूर्ण हुई है और झरना 1933 को छायावाद की प्रमुख प्रयोगशाला कहा गया है। इसमें संकलित प्रथम प्रभात कविता को प्रथम छायावादी कविता कहते हैं। झरना जो कि 1933 का है, इसमें छायावाद की प्रथम प्रयोग, इसको छायावाद की क्या कहा गया है? प्रथम प्रयोगशाला कहा गया है झरना को। 1933 में की ये रचना है और इसको छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला कहा गया है। इसमें संकलित जो प्रथम प्रभात कविता है इसी कविता को छायावाद की प्रथम कविता भी माना गया है। प्रथम छायावादी कविता भी इसे कहते हैं। कामायनी 1935 की है। इसका टाइम पीरियड पूछ लिया जाता है आपसे। ये प्रसाद जी की अंतिम रचना है और इसमें 15 सर्ग हैं। क्वेश्चन 164, द्विवेदी युग के किस कवि ने अपना काव्य ब्रज भाषा में लिखा है? बात करते हैं द्विवेदी युग के कवि की, तो वहाँ पर जगन्नाथ दास रत्नाकर हमारा राइट आंसर होगा। ये द्विवेदी युग के ऐसे कवि हैं, इन्होंने अपना पूरा काव्य जो है वो ब्रज भाषा में ही लिखा है। इनकी प्रमुख कृतियाँ देख लेते हैं कौन कौन सी है। उद्धव शतक, गंगा अवतरण, वीराष्टक, श्रृंगार लहरी और कलकासी, गंगा लहरी, विष्णु लहरी, हिंडोला तथा समालोचना आदर्श। तो ये चीज़ें अगर आपके पास नोट डाउन नहीं है आप नोट डाउन कर सकते हैं इनको, ताकि आपको इकट्ठी मिल जाए एक जगह। इनके द्वारा जो संपादित ग्रंथ हैं वो भी देख लेते हैं। इसमें आता है बिहारी रत्नाकर और हित तरंगिणी तथा सूरसागर। बिहारी रत्नाकर, हित तरंगिणी और सूरसागर। क्वेश्चन देखिएगा 165, निम्न में से कौन सी रचना दिनकर जी की नहीं है? बात दिनकर जी की रचना की करते हैं तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर बनेगा रसवंती होगा। रसवंती रचना दिनकर जी की है। दिनकर जी की कौन सी रचना है? तो यहाँ रसवंती ही हमारा राइट आंसर होगा। ये दिनकर जी की रचना है। बाकी मुकुल, पाथे और रश्मि रथी ये इनकी रचना नहीं है। ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर जी ने सिर्फ रसवंती को लिखा है। मुकुल, पाथे और रश्मि रेखा ये इनकी रचना नहीं है। ये किसकी रचनाएं हैं इनको भी देख लेते हैं। ठीक है, इनको भी देखेंगे। पहले कुछ आप व्याख्या देखिए, दिनकर जी के विषय में ही है। रसवंती रचना दिनकर जी की है और दिनकर की अन्य जो रचनाएं हैं वो प्रणभंग है 1929 की, हुंकार है 1938 की, कुरुक्षेत्र है ये 1946 की है, प्रबंध काव्य रश्मि रथी है ये 1952 की है, बापू यहाँ 1947 की है, धूप और धुआं ये 1951 की है, उर्वशी 1961 की है आदि। सुभद्रा कुमारी चौहान की जो प्रमुख कृतियाँ हैं इसमें त्रिधारा आती है, मुकुल आती है। मुकुल किसकी हुई यहाँ पर? तो ये आती है आपकी सुभद्रा कुमारी चौहान की। मुकुल कविता संग्रह है, त्रिधारा मुकुल, ये मुकुल क्या है? कविता संग्रह। बिखरे मोती ये कहानी संग्रह है। बिखरे मोती क्या है? कहानी संग्रह। और झांसी की रानी आदि इनकी चर्चित रचना है। कुसुम, रश्मि रेखा, अपलक, क्वासिस, उर्मिला तथा हम विस्पाई जन्म के बालकृष्ण शर्मा नवीन की प्रमुख रचनाएं हैं। तो यहाँ जो रश्मि रेखा दिया है वो बालकृष्ण शर्मा नवीन की रचना होगी। पाथे, अनाथ मरणमयी और नकुल आदि सियाराम शरण गुप्त जी की रचनाएं हैं। क्वेश्चन 166 देखिएगा, रासपंचाध्याय में किस छंद का प्रयोग किया गया है? बात करते हैं रासपंचाध्याय की, तो यहाँ रोला छंद होगा। रासपंचाध्याय में रोला छंद का प्रयोग किया गया है और इसे
देखिए, हिंदी का गीत गोविंद कहा जाता है। रास पंचाध्यायी मूलतः भागवत पुराण के 10वें स्कंद के 29वें अध्याय से लेकर 33वें अध्याय तक के 5 अध्यायों का इसमें वर्णन किया गया है। 29वें का मतलब होता है 29 से लेकर, ठीक है, और 33वें यानी कि 33 तक के जितने भी अध्याय बनते हैं, यहाँ 5 अध्याय का इसमें वर्णन किया गया है। 29, 30, 31, 32 और 33 इन 5 अध्यायों का इसमें वर्णन किया गया है। हिंदी में रास पंचाध्याय लिखने वालों में नंददास जी का नाम, रहीम का नाम, हरिराम का नाम, व्यास और नवल सिंह, ये कायस्थ, नवल सिंह कायस्थ इनके नाम प्रसिद्ध हैं। क्वेश्चन देखिएगा 167, कुकुरमुत्ता कविता किस कवि ने लिखी है? तो ये निराला जी की कविता है। कुकुरमुत्ता किसकी है? निराला जी। यहाँ राइट आंसर बनेगा, एक सेकंड रुकिएगा, निराला जी जो है हमारा क्या बनता है? राइट आंसर बनेगा निराला जी। चलते हैं इसकी व्याख्या को भी देखेंगे, और व्याख्या देखिएगा इसकी आप। कुकुरमुत्ता जो है ये 1942 की रचना है। कविता को निराला जी ने किसके? सुमित्रा नंदन पंत के विरुद्ध लिखा था। कुकुरमुत्ता जो कविता है, निराला जी ने इसको सुमित्रा नंदन पंत के विरुद्ध लिखा था, और इसमें कुकुरमुत्ता जो कि सर्वहारा वर्ग का प्रतिनिधि है, गुलाब यहाँ पर जो कि पूंजीपति वर्ग का प्रतिनिधि है। निराला की जो अन्य रचनाएं हैं, अनामिका 1923 की रचना है, परिमल 1930 की रचना है, संध्या कांकली जो है वो 1969 की रचना है, सरोज स्मृति ये 1935 की रचना है, राम की शक्ति पूजा 1939 की रचना है, 1936 की राम की शक्ति पूजा जो है वो 1936 की रचना है, तुलसीदास 1938 की रचना है आदि। आप इसको ध्यान में रखेंगे। कुछ पंक्तियां हम पंत जी की भी देखेंगे, कुछ इसमें जो रचनाएं हैं वो पंत जी की देखिएगा आप। देखिए, पंत की काव्य कृतियाँ, इसमें गुंजन, ग्राम्य, स्वर्ण किरण, स्वर्णधुरी, युगपथ आ जाती है। माखनलाल चतुर्वेदी की बात करते हैं तो पुष्प की अभिलाषा, माता, हिम किरटनी जिसका टाइम पीरियड 1943 है, और हिम तरंगिणी जिसका टाइम पीरियड आपका 1949 है। ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। इस तरीके से व्याख्या सहित पढ़ने पर भी क्या होता है कि पूरे ही सिलेबस का हमारा रिवीजन हो जाता है। देखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन 168, निम्न में से कौन सा ग्रंथ केशवदास जी का नहीं है? कौन सा ग्रंथ इनका नहीं है? तो भाषा भूषण इनका ग्रंथ नहीं है। भाषा भूषण केशवदास का ग्रंथ नहीं है। और आप एक बार ये देखिएगा कि भाषा भूषण किसका है? महाराज जसवंत सिंह का है ना। तो महाराज जसवंत सिंह का ये ग्रंथ है, केशवदास का थोड़ी है। केशवदास के कौन कौन से हैं? रतन बावनी है, विज्ञान गीता है, जहांगीर जस चंद्रिका है, और आगे चलिएगा सिद्धांत बोध, आनंद विलास तथा भाषा भूषण आदि ग्रंथों की जो रचना है ये जसवंत सिंह ने की है। केशवदास की जो कृतियां हैं उनमें रसिक प्रिया, कवि प्रिया, रामचंद्रिका, रतन बावनी, जहांगीर जस चंद्रिका, विज्ञान गीता और छंदमाला ये आती हैं। आचार्य शुक्ल केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत कहते हैं। आचार्य शुक्ल ने क्या कहा है केशवदास को? कठिन काव्य का प्रेत। आपसे पूछा जा सकता है कि केशव को कठिन काव्य का प्रेत किसने कहा? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी यहाँ पर हमारा राइट आंसर बनेगा। फिर रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर किसने कहा है? ये रामस्वरूप चतुर्वेदी ने कहा है। रामस्वरूप चतुर्वेदी जी रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहते हैं। आगे देखिएगा क्वेश्चन 169 को देखिए, मधुमालती के रचनाकार का नाम बताइए। मधुमालती के रचनाकार का नाम बताना है, और इसका जो रचनाकार होंगे वे मंजन होंगे। मंजन हिंदी सूफी प्रेमाख्यान परंपरा के कवि हैं। इन्होंने मधुमालती की रचना की है, और मधुमालती में कनकगिरी नगर के राजा सूरजभान के पुत्र मनोहर और महारस नगर नरेश विक्रम राय की जो कन्या है मधुमालती, इनकी सुखांत प्रेम कहानी इसमें कही गई है। ठीक है, सुखांत प्रेम कहानी इसमें कही गई है। क्वेश्चन 170 पर आते हैं। कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। पंक्तियाँ किस कवि की है? कितनी मधुर पंक्तियाँ हैं ये। कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। तो ये जो पंक्तियां हैं ये बालकृष्ण शर्मा नवीन की पंक्तियां हैं। इन पंक्तियों के जो रचनाकार हैं वे बालकृष्ण शर्मा नवीन हैं। कुछ और पंक्तियां देख लेते हैं। हो जाने दो गर्क नशे में, हो जाने दो गर्क नशे में, मत पड़ने दो फर्क नशे में। बालकृष्ण शर्मा नवीन की पंक्तियां हैं। बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागिनी भी हूँ, ये प्रीवियस ईयर में पूछी गई पंक्तियां हैं। पढ़ते ही सुनते ही आपको समझ में आ गया होगा कि हाँ ये पूछी गई हैं। ठीक है, बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागिनी भी हूँ, दूर भी हूँ तुमसे अखंड सुहागिनी भी हूँ। और ये 2021 में ही पूछी गई है माधवी वर्मा जी की पंक्तियाँ, तो इसलिए पंक्तियों पर आप ध्यान देंगे। आगे देखिएगा पंक्ति, तुम्हारे छूने में था प्राण, प्राण तुम्हारे
छूने में था प्राण, संग में पावन गंगा स्नान। तुम्हारी वाणी में कल्याणी, त्रिवेणी की लहरों गान, त्रिवेणी की लहरों गान। तो ये किसकी है? पंत जी की पंक्तियां हैं। झंझा झकोर गर्जन है, बिजली है नीरद माला। ये भी आपकी पूछी गई पंक्तियां हैं, ये वाली भी आपकी रिपीटेड हैं। ठीक है। पाकर इस शून्य हृदय को सबने आ डेरा डाला। आपको जैसे मैं पढ़ रही हूँ तो आपको ये एकदम से माइंड में रिकॉल हो रही होंगी कि हाँ ये आ चुकी है। जो बच्चा रेगुलर होगा क्लास में उसको तो समझ आ गया होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन यहाँ हमारा जो अब बनेगा, देखिए यहाँ से बनता है और यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन है एक पैराग्राफ आ जाता है। पैराग्राफ हमें करना है, उसके बाद यहाँ कुछ क्वेश्चंस बनेंगे, फिर उनको देखना है। तो पहले पैराग्राफ को देख लीजिए। निम्नलिखित अवतरण को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उससे संबंधित प्रश्नों के दिए गए बहुविकल्पों में से सही विकल्प को आपको चुनना है। हमारा देश भारत जो प्राकृतिक सुषमा से भरपूर है, इसकी भौगोलिक स्थिति ने इसको सुखदायक देश का गौरव दिया है। यहाँ न ध्रुव प्रदेश जैसी सर्दी पड़ती है और न विषुवत जैसी भीषण गर्मी पड़ती है। इसकी ऋतुएं परम आनंदमयी हैं। इसकी वर्षा जीवनदायिनी होती है। इसकी वर्षा कैसी होती है? जीवनदायिनी होती है। भारत को श्यामला बनाती है, सस्य श्यामला बनाती है। और भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिण में स्थित है। अपनी विशालता तथा विविधता के कारण यह उपमहाद्वीप की संज्ञा से जाना जाता है और इसके उत्तर में संसार का सर्वोच्च पर्वत हिमालय है। यह पर्वतराज हिमालय भारत की उत्तर सीमा का प्रहरी है और यह बर्फीली आंधी से भी भारत को बचाता है। इसके दक्षिण में हिंद महासागर स्थित है जो भारत के चरणों को धोता है। भारत की सर्वप्रमुख विशेषता विभिन्नता में एकता है। यहाँ अनेक धर्म मत जाति के लोग रहते हैं और इनका खान पान और पहनावा भी भिन्न है, परंतु वे सभी भारतीय हैं और भारत की यह विविधता उसके भूगोल और जलवायु में भी है और भारतीयों ने प्रत्येक क्षेत्र में सफलता प्राप्त की है। आगामी समय में हमारा भारत विश्व की आर्थिक और सामरिक महाशक्ति बनने को तैयार है। आगे देखिए, हमारा देश भारत तो प्राकृतिक, और यहाँ आपको एक रिक्त स्थान दिया गया है, महाशक्ति बनने को तैयार है। दिए गए अनुच्छेद का सटीक शीर्षक क्या है? दिए गए अनुच्छेद का सटीक शीर्षक आपको बताना है। तो यहाँ जो हमारा सटीक शीर्षक बनता है, हमारा प्यारा देश, ये हमारा सटीक शीर्षक होगा। आगे देखिएगा, देखिए हमारा प्यारा देश इसका शीर्षक है, जबकि आपको यहाँ पर प्राकृतिक सुषमा, प्राकृतिक विभिन्नता, आर्थिक और सामरिक महाशक्ति, ठीक है, अनुच्छेद में सटीक शीर्षक हेतु असंगत है। ये चीज़ें इसमें नहीं होंगी, आपकी राइट नहीं बैठेंगे। हमारा प्यारा देश, हमने देश के ही बारे में पढ़ा है यहाँ, तो यही हमारा राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन 172, भारतीय उपमहाद्वीप की संज्ञा से क्यों जाना जाता है? भारत जो है वो उपमहाद्वीप की संज्ञा से क्यों जाना जाता है? क्यों जाना जाता है इसको उपमहाद्वीप की संज्ञा से? क्योंकि विविधता और विशालता के कारण। ठीक है। क्वेश्चन 173, अनुच्छेद के अनुसार भारत को सुखदायक देश का सम्मान क्यों मिला है? अनुच्छेद के अनुसार भारत को सुखदायक देश का सम्मान क्यों मिला है? तो ये इसलिए मिला है क्योंकि भौगोलिक स्थिति के कारण। किस लिए? इसकी भौगोलिक स्थिति के कारण मिला है सुखदायक देश का सम्मान। देखिएगा, यहाँ देख लीजिए आपको यहाँ पर भी समझ आ जाएगा कि भारत को सुखदायक देश का सम्मान उसकी भौगोलिक स्थिति के कारण मिला है, क्योंकि भारत प्राकृतिक सुषमा से भरा पूरा है और यहाँ न ध्रुव प्रदेशों जैसी सर्दी पड़ती है और न विषुवत रेखा जैसी भीषण गर्मी पड़ती है। इसकी ऋतुएं परम आनंदमयी हैं। क्वेश्चन 174, दिए गए विकल्पों में से कौन सा दंभ का समानार्थी शब्द नहीं है? दंभ का बताना है, समानार्थी शब्द नहीं होगा। तो यहाँ क्या नहीं होगा? सारे ऑप्शन देख लीजिए आप। दंभ का जो है वो निशाकर नहीं होता। दंभ का क्या नहीं होता? निशाकर नहीं होता। ठीक है, दंभ का समानार्थी शब्द निशाकर नहीं होता, जबकि पाखंड, मिथ्या और अभिमान और आडंबर आपके दंभ के समानार्थी शब्द होते हैं। निशाकर के समानार्थी शब्द जो है वो चंद्रमा, शशि या फिर चांद होता है। क्वेश्चन 175,
अनुच्छेद के अनुसार विभिन्नता में एकता का क्या अर्थ है? विभिन्नता में हमें एकता का अर्थ बताना है और यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो अलग होकर भी सभी का मिलजुल कर रहना, ये विभिन्नता में एकता का अर्थ होता है। इसकी व्याख्या को देखना चाहेंगे आप तो देख लीजिए। अलग होकर भी सभी का मिलजुल कर रहना ही विविधता में एकता का अर्थ होता है, क्योंकि यहाँ अनेक धर्म मत जाति के लोग होते हैं, उनका खान पान और पहनावा भी भिन्न होता है, फिर भी भारतीय सभी क्या हैं? भारतीय हैं। आगे भी आपको एक और पैराग्राफ दिया गया है जो कि आपका काव्य से संबंधित है, काव्यांश है एक, और इसको भी पढ़ना है। इससे संबंधित फिर कुछ क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस के उत्तर देने हैं। तो देखिएगा, चिड़िया को लाख समझाओ कि पिंजड़े के बाहर, चिड़िया को लाख समझाओ कि पिंजड़े के बाहर धरती बड़ी है, निर्मम है, वहाँ हवा में उसे अपने जिस्म की गंध तक नहीं मिलेगी, और यूं तो बाहर समुद्र है, नदी है, झरना है, पर पानी के लिए भटकना है। यहाँ कटोरी में भरा जल गटकना है, बाहर दाने का टोटा है, बाहर क्या है? दाने का टोटा है। यहाँ चुग्गा मोटा है, बाहर बहेलिया का डर है, बाहर क्या है? बहेलिया का डर है, और चुग्गा मोटा कहाँ है? पिंजरे के अंदर। ठीक है। यहाँ निर्द्वंद कंठ स्वर है, फिर भी चिड़िया मुक्ति का गाना गाएगी, और मर जाने की आकांक्षा से भरे होने पर भी पिंजड़े से जितना अंग निकला सकेगी निकालेगी, हर सू जोर लगाएगी, वो हर तरीके का प्रयास करेगी, और पिंजरा टूट जाने या फिर खुल जाने पर उड़ जाएगी। चिड़िया को लाख समझाओ, खुल जाने पर उड़ जाएगी। उसे कि आप कितना भी समझा लो फिर भी क्या होगा? जैसे ही पिंजरा खुलेगा चिड़िया क्या होगा? उड़ जाएगी। तो इसके कुछ क्वेश्चंस होंगे, उनको भी देख लेंगे। यहाँ देखिएगा क्वेश्चन 176 यहाँ से। ठीक है। निम्न विकल्पों में से कौन सा विकल्प मुक्ति का विलोम शब्द है? मुक्ति की बात करते हैं तो यहाँ बंधन इसका विलोम शब्द होगा। बाकी ये तो इसके समानार्थी शब्द हैं, आज़ादी, रिहाई और मोक्ष तो समानार्थी होते हैं। ठीक है। बाकी आपका बंधन के जो समानार्थी शब्द होंगे देख लीजिए, गांठ, विघन, बाधा, रुकावट और नियंत्रण, रोक और कैद, ये आपके इनके बंधन के समानार्थी शब्द हो जाएंगे। क्वेश्चन 177, बाहर सुखों का अभाव और प्राणों का संकट होने पर भी चिड़िया मुक्त क्यों होना चाहती है? चिड़िया इसलिए मुक्त होना चाहती है क्योंकि वह आज़ाद जीवन जीना चाहती है। ठीक है। आज़ाद जीवन जीना चाहती है, इसीलिए तो मुक्त होना चाहती है। क्वेश्चन 178, काव्यांश में कवि के अनुसार पिंजरे के बाहर का संसार कैसा है? पिंजरे के बाहर के संसार की बात करते हैं तो दूसरों को सताने वाला संसार है। क्वेश्चन 179, पिंजरे के भीतर चिड़िया को क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं? पिंजरे के भीतर की बात करते हैं, उसको अन्न भी मिलता है, जल व सुरक्षा भी मिलती है, लेकिन वो फिर भी वहाँ नहीं रहना चाहती। काव्यांश का उचित शीर्षक यहाँ क्या बनता है? यहाँ बताइए क्या बनता है? जीवन मुक्त, बंधन मुक्त जीवन। ठीक है, बंधन मुक्त जीवन, ये इसका शीर्षक बनता है। क्योंकि चिड़िया को पिंजरे के भीतर अन्न, जल और सुरक्षा की सुविधाएं होने के उपरांत भी वह मुक्ति का ही गाना गाएगी, और आकांक्षा से भरे होने पर भी वह अपनी जितना अंग निकाल सकेगी पिंजरे से बाहर तो उतना ही निकालेगी, और जोर भी लगाएगी निकालने के लिए। पिंजरा टूट जाए या खुल जाए तो वह एकदम से उड़ जाएगी। आगे चलते हैं और देखिए यहाँ जो ये क्वेश्चंस है ना हमारे, ये 180 क्वेश्चंस, देखिए यहाँ पर आपके भी जो 20 क्वेश्चंस मैं आपको पेपर में कराती थी वे वाले क्वेश्चंस नहीं हैं, बाकी ये 180 तक ही है। यहाँ कंप्लीट हो जाता है आपका ये पेपर सेट, आगे एक और नया पेपर सेट इसमें है। ठीक है, हालांकि ये वाला मैं करा चुकी हूँ आपको, ये वाला जो पेपर है ये शिफ्ट 2 का मेल का पेपर है, यहाँ ये भी मैं करा चुकी हूँ। तो आपका ये आज का पेपर कंप्लीट हो जाता है। हमारे यहाँ पर ये 30 ही क्वेश्चन बने हैं, बट व्याख्या सहित बने हैं, तो आपको 50 से भी ज़्यादा लगे होंगे, क्योंकि काफ़ी सारी जानकारी आपको यहाँ देखने को मिली है। क्लास अगर पसंद आई हो, इसको आप लाइक शेयर ज़रूर कीजिए अपने दोस्तों को, क्लास को लाइक ज़रूर कीजिए, भूलना मत इसको लाइक करना। और चैनल पर अगर आप नए हैं, आपका पहला क्लास है, तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और मुझे आप आज कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि कल जब मैं आपको पीजीटी कराऊँ, आपको व्याख्या सहित पीजीटी कराऊँ, या फिर जैसे मैंने आपको अभी तक पेपर कराए हैं वैसे कराऊं, या इस पेपर के जैसे कराऊं, कैसे आपको करना है पीजीटी के क्वेश्चन 2021 के, वो मुझे आप ज़रूर बताइएगा क्लास में कमेंट बॉक्स में करके। ठीक है,
मिलते हैं आपको कल एक और नई क्लास के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।